स्वागत है साथियों आप सभी का जोगपाल लाइव के इस खास कार्यक्रम में। जब राजनीति की बात होती है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सुनते हैं कि वो राजनीति सबके लिए नहीं है, लेकिन जो डेवलपमेंट से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, जितने बड़े भी इशू हैं डेवलपमेंट के, वो उसके रास्ते कहीं ना कहीं से राजनीति से ही खुलते हैं। तो आज राजनीति के ही एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ हैं जो बच्चे के मोहताज नहीं है, लेकिन हमारी एक परंपरा रही है कि हम जब किसी से बात करते हैं तो उनका परिचय कराते हैं। तो आप जगदीश नारायण राय जी कई बार के विधायक रहे और यूपी कैबिनेट का भी हिस्सा रहे हैं कई बार। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बस हम चाहते हैं कि राजनीति का बहुत लंबा अनुभव है सर आपका जो है, तो कहाँ से आपने राजनीति की शुरुआत की, छात्र जीवन से या उसके बाद से, तो वो आप के राजनीतिक सफर को हम जानना चाहते हैं। ये जहाँ आप खड़े हैं हमारे परिवार में कोई राजनीति हमारे घर नहीं किया जी, लेकिन सौभाग्य है या दुर्भाग्य कहा जाए, सारे राजनीतिक आते जाते थे जी। हम लोग बचपन से देखते थे। यहाँ कोई ऐसा बड़ा राजनीतिक नहीं था जो न आया हो जी। और बाबू हरगोविंद सिंह चुनाव लड़ते थे, वो भी यहाँ आते जाते थे। राजदेव सिंह बहुत बड़ी शख्सियत थे जनपद, उनका हरगोविंद सिंह का विरोध था, लेकिन उनका सुलह ही हमारे दरवाजे पर कराया गया दोनों आदमियों का। तो बचपन से पंडित कमलापति त्रिपाठी चुनाव जौनपुर से लड़ रहे थे, वो आए थे, वो पूरा प्रदेश के लोग आते जाते थे यहाँ। तो उनसे हम लोगों का पारिवारिक संबंध था, लेकिन लोग पेरेंट्स हमारे राजनीति की नहीं थे, लेकिन लोग आते जाते देखते हुए थोड़ा थोड़ा रुचि बढ़ी राजनीति जी। और छात्र जीवन में जब थोड़ा जानकारी हुई हाई स्कूल के बाद, मान के चलिए हाई स्कूल के बाद से ही मुझे सक्रिय में प्राइमरी भी थी। तो बचपन में जब दर्जा 5 पास किए तभी से कन्वेंशन में लोग, नेता लोग जिले के आते थे जो चुनाव कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। हमारे परिवार के लोग कांग्रेस के जी, हम लोग कांग्रेस का प्रचार प्रसार करते थे। उसके बाद धीरे धीरे आगे जब बढ़े, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तो छात्र राजनीति में भी रहे, राज कॉलेज में पढ़ाई किए और वहाँ हमने जो है महामंत्री का चुनाव भी लड़ा, जीते भी थे। फिर इसी तरह से धीरे धीरे और लोग संपर्क रखा ही लोगों से, आते जाते राजनीति में पूरी पैठ हो गई जी। और आगे चल के फिर ब्लॉक प्रमुख के चुनाव लड़े, फिर कांग्रेस ने टिकट दिया 93 में हमको, 93 हाँ जी। तो उस वक्त चुनाव नहीं जीत पाए तो सपा बसपा का गठबंधन हो गया था कई। उसके बाद 96 में बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया, तब से 15 साल विधायक रहे जी। 10 साल नहीं रहे जी। उसके बाद पुनः समाजवादी पार्टी और उनके भाजपा गठबंधन से समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया जी। और उसे निशान से, छड़ी निशान से जीत गया। एक चीज मैं समझना चाहता हूँ, आज इस दौर में जब बड़े बड़े सियासी दल टिकट को तय करते हैं तो देखते हैं भौगोलिक रूप से जो है और उसकी जो जातिगत संरचना है उस असेंबली की, उस क्षेत्र की, तो उस हिसाब से तय करते हैं। और आपके साथ ये चीज वो नहीं होती, आप जिस जाति से आते हैं जो है बहुत कम संख्या में लोग होंगे मैं समझता हूँ यहाँ से, बावजूद इसके भी आप निर्विवाद रूप से जो है एक सभी लोगों में एक अच्छी खासी ख्याति है और चुनाव जीतते रहे हैं। क्या वजह मानते हैं इसकी? तो उसमें कहीं न कहीं कोई भेदभाव नहीं किया गया, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार, अच्छी चीज, तो लोगों ने उसको पसंद किया। शुरू में नहीं जानते तो बड़े न जाने, लेकिन जब लोग नजदीक आए तो जाने सुनाते जात बिरादरी कोई मतलब नहीं होता है। संबंध बनाने पर गरीब और विशेषकर मैंने गरीब मजदूरों के साथ ज्यादा संबंध रखा, उनके बल पर आज तक हम राजनीति में सफल होते हैं। राजनीति जो है ये इस पे ये लोक कल्याण का अच्छा विषय बनाया जा सकता है, ऐसा मानते हैं। मैं खुद ऐसा मानता हूं कि सारी चीजें वहां से तय होती हैं। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास राजनीतिक समझ अच्छी है, लेकिन आज का जो दौर है वो कहीं न कहीं से धन बल हावी होता है। तो अगर उनके पास पैसे नहीं है, कोई स्रोत नहीं है, तो वो उम्मीद छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? इसके लिए हमारी जनता दोषी है। हम लोकतंत्र के लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, यहाँ धन बल बाहुबल का कोई औचित्य नहीं है।
इनको पनपाने में, इनको जिताने में कहीं न कहीं हमारे समाज के लोगों का जी योगदान रहा है। जब ऐसे लोगों को महत्व मिलना शुरू हो जाएगा तो राजनीति की जो पार्टियां हैं ऐसे लोगों को खोजेंगी। क्योंकि जनता अगर जागरूक हो जाए अपने अधिकार और कर्तव्य के, आज वही परिणाम है कि आज इतने सालों बाद भी हम तरस रहे हैं कि हम लोग पूर्ण विकास की तरफ बढ़ पाए हैं कि नहीं बढ़ पाए हैं। कारण ये है कि जो राजनीति से मतलब नहीं रखता है, बिजनेस करता हो या स्वार्थ में राजनीति करेगा, वो कभी जन कल्याण के लिए लाभकारी नहीं हो सकता। ये सिद्धांत है। जी जन कल्याण के लिए त्याग करना पड़ता है, तो त्याग करेंगे आप तो जन कल्याण होगा। तो इसलिए हमको जनता को जागरूक होना पड़ेगा और आज के परिवेश में जो जाति बिरादरी के से ऊपर उठ गई, सबको अपने जो है व्यक्तित्व में अपने अंदर झांकना पड़ेगा और अपने आत्मा की आवाज पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भारत को एक सशक्त राजनीतिक दल के रूप में किसी भी दल को आप पसंद करते हैं उसको सशक्त बनाइए। जैसे आपने कहा कि जनता को जागरूक होना होगा, तो अगर जो ऐसे जो मूल्यों को पहचान कर जिनके अंदर कुछ मूल्य बचे हैं राजनीति के, उसके आधार पर जनता अगर वोट करना चाहती है, जो है अभी तो मान लीजिए जनता इस तरीके से उनकी राजनीतिक मानसिकता मैं समझता हूँ कि इतनी परिपक्व नहीं है कि इस आधार पर उनका वैल्यूएशन कर सकें। तो जनता के अंदर ये बदलाव कैसे आए, जो है ये किसकी जिम्मेदारी है और कैसे? आपका सवाल बहुत सही है। इसके लिए जिम्मेदार आप लोग हैं, मीडिया। आज तो मीडिया इतनी आगे हो चुकी है। पहले हम लोग तरसते थे समाचार सुनने के लिए, अखबार आता था तो बड़ी खुशी होती थी। आज तो हर चीज में बहुत आगे हो चुका है। आज हम बहुत आगे हो चुके हैं। अगर मीडिया इन सब मुद्दों को हाईलाइट करे निष्पक्षता से, तो निश्चित समाज में इसका बदलाव होगा। आज हर आदमी के पास मोबाइल है, हर आदमी देखता है, सुनता है, समझता है, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो। इसमें सबसे बड़ा रोल तो मीडिया ही अदा कर पाए। एक आखिरी सवाल आपसे कि आप उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट का भी हिस्सा रहे हैं, जो पॉलिसी बनती है डेवलपमेंट को लेकर, तो उसमें बहुत सारा अनुभव होगा आपको। तो जो जनता की जो जेन्युइन जरूरतें हैं, जो है एजुकेशन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर और बाकी चीजों में, तो ये कहीं न कहीं से आज हम आजादी के बाद से जो है 70-75 साल बीत गए, जो है तो वो एक जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है उसके तक बहुत सारी योजनाएं आज तक नहीं पहुंच पाई हैं। तो क्या वजह मानते हैं? बिल्कुल सही सवाल आपका है। योजनाएं तो सब जय सरकारें अच्छी बनाती हैं जी, इतनी बड़ी विडम्बना हो गई है आजकल। हमारी जो कार्यपालिका है, विधायिका है और न्यायपालिका है, ये आपस में तालमेल नहीं रह गया है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी कार्यपालिका की है, वो कहीं न कहीं अपनी जिम्मेदारी से हटती हुई नजर आती है। वह अपने को आजाद भारत का अंग न मान के, वो गरीब के को लक्ष्य न रख के अपनी इच्छा, अपनी मनमानी करते हैं, जिससे कि सही लाभ नहीं मिल पाता। और विधायिका का कंट्रोल कहीं न कहीं कमजोर हुआ है कार्यपालिका पर। अब इसके पीछे बहुत लंबी कहानी आएगी, लेकिन ये जान लेगा अगर विधायिका मजबूत होती तो कार्यपालिका सही काम करती और लोगों को लाभ होता। तो जरूरत इस बात की है कि विधायिका को मजबूत किया जाए। तो थोड़ा समझाना चाहेंगे कि विधायिका कैसे? अब वही आपने इससे पूर्व सवाल किया था कि ऐसे लोग जो जाएं जो विधानसभा में बैठने वाले कानून को समझे, जनता की बात को रख सकें। अब वहाँ जैसे आजकल खेल चल गया है कि लोग एक वन मैन शो, एक नेता के नाम पर सारी जनता खड़ी हो जाती है। तो वो जब नेता के नाम पर वोट दे के हम लोग विधानसभा में जाते हैं, तो फिर जो नेता कहेगा वही करेंगे। अपने दिल की आवाज, अपने मन की आवाज हम लोग नहीं बोल पाते हैं। कहीं न कहीं ये गिल्टी महसूस होती है। इसके लिए हम तो कम से कम व्यक्तिगत रूप से अपनी कोई क्षमा मांगना चाहते हैं कि हम तो शर्मिंदा है कि जो हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको उसकी अभिव्यक्ति करके उसका निवारण नहीं करा पाए। तो साथियों, आपने देखा कि जो आपने राजनीतिक अपने सफर के बारे में जो अनुभव है उसको आपने साझा किया, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आप अगर एक नागरिक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, तो जो खामियां हम कोसते हैं गवर्नमेंट को या ब्यूरोक्रेट्स को, वो हम अपने अंदर भी झांक कर देखें कि जब चुनाव के वक्त में हम कितनी जिम्मेदारी के साथ
जो हमारे बीच में राजनेता आते हैं जो है वोट लेने के लिए, तो उनका मूल्यांकन कितनी ईमानदारी से करते हैं और कितनी ईमानदारी के साथ वोट देते हैं उनको। तो ये कहीं न कहीं से समझना होगा। हमारे अंदर ये अगर सुधार होगा तो जो जिनके अंदर संवैधानिक मूल्य हैं उनको अगर हम चुन के उस असेंबली में भेजेंगे तो कहीं न कहीं से वो रास्ते खुलेंगे, वो दरवाजे खुलेंगे विकास के, जिसकी हम लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। इस वीडियो को यही खत्म करते हैं और चलते चलते आप सभी से गुजारिश ये करता हूं कि अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने साथियों को भी साझा करना न भूलें।